जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं 10th क्लास के साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट 50 टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। दोस्तों मैं गारंटी लेता हूं इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। यदि आप इन 50 टॉपिक को अच्छे से तैयार कर लेते हो तो आपको पेपर में 90+ मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। दोस्तों आपको ये टॉपिक बस अच्छे से कर लेने हैं और इनके अच्छे से तैयारी करनी है। दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्ट इन टॉपिक को और देखते हैं कौन सा टॉपिक को किस तरह से तैयार करना है। इस बारे में भी मैं दोस्तों आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला टॉपिक क्या है। दोस्तों पहला टॉपिक जो है वो है संयोजन तथा वियोजन अभिक्रिया। दोस्तों आपको इसको तैयार कर लेना है। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, साथ ही वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं और इनके उदाहरण भी आपको तैयार करने हैं। ये हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है दूसरा टॉपिक ऊष्माशोषी तथा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। दोस्तों इसको भी आपको क्या करना है, दोस्तों उदाहरण के साथ आपको क्या कर लेना है, दोस्तों इसे तैयार कर लेना है। इनकी अभिक्रियाओं के साथ ही इसे तैयार करना है। दोनों ही ये जो हो जाएंगे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बार बार एग्जाम के अंदर ये दोस्तों लगातार पूछे जाते हैं। हर वर्ष इनका किसी ना किसी सेट के अंदर दोस्तों क्वेश्चन जरूर मिलता है। आपका अगला टॉपिक है दोस्तों रासायनिक समीकरण संतुलित करना। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आ जाता है दोस्तों संतुलित करने के लिए। और बार बार इससे 4 नंबर तक का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको इस टॉपिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और सबसे पहले अगर आपको करना है तो दोस्तों इसको ही आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद इन अभिक्रियाओं को भी आपको साथ ही साथ तैयार करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों अगला टॉपिक देखते हैं। अगला टॉपिक है संक्षारण व विकृत गंधिता। दोस्तों संक्षारण किसे कहते हैं, संक्षारण के कारण और निवारण तीनों ही चीजें आपको यहाँ पर याद करनी है। इसी तरह से विकृत गंधिता किसे कहते हैं, इसके कारण क्या हैं और इसके निवारण क्या हैं, ये भी आपको दोस्तों अच्छे से तैयार कर लेना है। इन पर दोस्तों 2 नंबर की या 1 नंबर की दोस्तों टिप्पणी लिखने के लिए भी आ जाती है। कभी कभी ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर टिप्पणी करने के लिए दे देते हैं दोस्तों, इसलिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको ये तैयार करने ही पड़ेंगे। आप इनको छोड़कर नहीं जा सकते। यदि आप इनको छोड़कर जाएंगे तो आपके बहुत ही नुकसान होने वाला है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते। आप अगला टॉपिक देखेंगे अम्ल, क्षार तथा लवण। दोस्तों आपको इनमें क्या करना है, आपको इनकी परिभाषा याद करनी है और साथ ही इनके उदाहरण भी आपको याद कर लेने हैं। बस आपको इनके लिए इतना ही करना है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आ जाता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, और इसको जो है आपको 100% तैयार करना ही पड़ेगा, तभी आप पेपर में अच्छा कर पाओगे। क्योंकि बार बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाता है बेकिंग सोडा बनाने की विधि, और इसके रासायनिक गुण और भौतिक गुण और दोस्तों उपयोग भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसे आपको कंप्लीट तैयार करना पड़ेगा। आपका अगला टॉपिक है धावन सोडा बनाने की विधि। दोस्तों जिस तरह से बेकिंग सोडा होता है बिल्कुल उसी तरह से आपको धावन सोडा बनाने की विधि भी आनी जरूरी है। इसी तरह से इसके भी रासायनिक गुण, भौतिक गुण और उसके बाद इसके जो उपयोग हैं वो भी आपको तैयार करने हैं। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आ जाता है दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस। सबसे पहले आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जरूर याद करना है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर 1 नंबर का इसका फॉर्मूला ही पूछ लिया जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र है वो क्या होता है। इसलिए दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको तैयार करना है। उसके बाद आ जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया। दोस्तों ये उदासीनीकरण अभिक्रिया जो है इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आ जाती है, या फिर दोस्तों इसका 2 नंबर में परिभाषा पूछ लेता है और साथ ही इसके अंदर पूछेगा दोस्तों आपसे इसकी अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया का कोई एक उदाहरण आपको तैयार करना है, और ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके बाद आगे आ जाता है दोस्तों आपके लिए धातु, अधातु और उपधातु। यानी ये धातु, अधातु और उपधातु जो है दोस्तों आपको इनकी परिभाषाएं, साथ ही इनमें अंतर 1, 2, 3 अंतर आपको इनके तैयार कर लेने हैं, और आपका यहाँ पर ये भी हो जाएगा। उसके बाद अब हमने यहाँ तक देखेंगे आप 10 टॉपिक हमने यहाँ पर आपको बताए हैं, और 10 के 10 जो टॉपिक ये हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की कंडीशन के अंदर आते हैं। बार बार इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप पिछले साल के पेपर उठाकर देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको पिछले साल के पेपर में बार बार दिखते रहेंगे। तो दोस्तों चलिए आगे के टॉपिक देखते हैं। आगे के टॉपिक क्या हैं, आप तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारे जो आगे के टॉपिक है दोस्तों, हमारा 11वां टॉपिक है विद्युत रासायनिक श्रेणी। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है विद्युत रासायनिक श्रेणी। इस पर सीधा आपको दोस्तों क्या पूछेगा, आपसे इसकी परिभाषा पूछेगा, और इसमें आपको क्रम में लगाने के लिए बोलेगा कि जो तत्व हैं उन्हें सही क्रम में, आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए। उसके बाद आता है दोस्तों आपका अगला टॉपिक संतृप्त तथा असंतृप्त। यहाँ पर आपसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की परिभाषा और उनके उदाहरण पूछे जा सकते हैं। दोस्तों
दोस्तों ये बाउंडिंग पर आधारित होते हैं। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के हिसाब से संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बनते हैं। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको तैयार करना है और आप इसको छोड़ नहीं सकते। इसके बाद आता है दोस्तों सजातीय श्रेणी। सजातीय श्रेणी भी आपको दोस्तों तैयार करनी है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है साबुनीकरण, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, टिप्पणी लिखने के लिए आ सकती है दोस्तों। सीधे इसकी परिभाषा और साबुनीकरण की जो अभिक्रिया है दोस्तों वो पूछी जा सकती है, आपको इसको तैयार करना है। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं IUPAC नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट आप इसको लगाएंगे और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कंडीशन में दोस्तों ये आते हैं। IUPAC नाम आपको देगा 4 नंबर के अंदर, सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई भी 4 दे देगा आपको ऑप्शन, 4 क्वेश्चन दे देगा और उनके IUPAC नाम लिखवाने के लिए बोल सकता है, या IUPAC नाम देने के बाद दोस्तों आपके उनके सामान्य नाम लिखवा सकता है। उसके बाद अगला आ जाता है दोस्तों, यहाँ पर आपकी दोस्तों केमिस्ट्री जो है वो चारों चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सब मैंने आपको बता दिए हैं। बस आपको ये 15 टॉपिक केमिस्ट्री के अंदर तैयार करने हैं। उसके बाद दोस्तों अब चलते हैं हम बायोलॉजी पर। बायोलॉजी का पहला टॉपिक रहेगा दोस्तों पाचन तंत्र, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, श्वसन तंत्र और उत्सर्जन तंत्र। ये तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक एग्जाम के अंदर दोस्तों आना ही आना है, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। इनमें से एक टॉपिक दोस्तों आपको 6 नंबर का दिखाई देगा और 6 नंबर के अंदर दोस्तों इनमें से कोई सा भी क्वेश्चन आपको मिल सकता है। पाचन तंत्र किसे कहते हैं, उसके जो भाग हैं उनके नाम लिखिए, इसी तरह से उनके बारे में यहाँ पर आपसे वर्णन करवा सकता है। उसी तरह से इसका दोस्तों यहाँ पर डायग्राम भी आपको बनाना जरूरी है, यानी इन तीनों के दोस्तों आपको डायग्राम, साथ ही उनके भागों के नाम और उनके बारे में जो भी थोड़ी थोड़ी जानकारी है वो आपको जरूर होनी चाहिए। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपका जरूर बनता है यहाँ से 6 नंबर का। और उसके बाद आता है दोस्तों नर तथा मादा जनन तंत्र। नर तथा मादा जनन तंत्र में दोस्तों यहाँ पर अंतर पूछा जा सकता है, या फिर दोस्तों दोनों की अलग अलग डिटेल में जानकारी ली जा सकती है, या परिभाषा पूछ सकता है। दोस्तों ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ पर तैयार करना है। उसके बाद अगला टॉपिक आ जाता है दोस्तों लैंगिक जनन। दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी दोस्तों आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे हो जाते हैं 20 टॉपिक और आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतने हम देखते हैं आगे के जो टॉपिक हैं हमारे वो क्या हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों हमारा जो अगला टॉपिक है 21वां दोस्तों वो क्या है। दोस्तों 21वां टॉपिक हमारा है अलैंगिक जनन। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये अलैंगिक जनन। दोस्तों इसकी परिभाषा पूछी जा सकती है। आपका अगला टॉपिक है दोस्तों परागण। परागण किसे कहते हैं, ये भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर आता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है पुष्प की संरचना। दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया है और दोस्तों आगे भी पूछने की इसकी बहुत ही ज़्यादा संभावना है। अगला दोस्तों है DNA तथा RNA में क्या अंतर है, यानी DNA और RNA में अंतर पूछ सकता है। साथ ही दोस्तों इसके और साथ ही इसकी इनकी जो है दोस्तों फुल फॉर्म पूछी जा सकती है कि DNA की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, RNA की फुल फॉर्म क्या होती है। दोस्तों वो भी आपको जरूर याद होनी चाहिए और एग्जाम के अंदर बार बार दोस्तों ये पूछी जाती है। उसके बाद आपका अगला हो जाएगा दोस्तों मेंडल का आनुवंशिकता नियम। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आगे भी दोस्तों इसके पूछने की बहुत ही ज़्यादा संभावना है, इसलिए मेंडल का आनुवंशिकता नियम आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद आता है दोस्तों एकल संकरण व द्विसंकरण। दोस्तों मेंडल के एकल संकरण और द्विसंकरण जो हैं ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दोस्तों आपसे 4 नंबर के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए इसको भी आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद अगला आता है लिंग निर्धारण करने की प्रक्रिया क्या है, यानी कि दोस्तों यहाँ पर जो लिंग निर्धारण करने की प्रक्रिया है वो आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, आपको तैयार करना है। उसके बाद अगला है मानव मस्तिष्क। दोस्तों यहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का यहाँ पर सचित्र वर्णन वो करवा सकता है, इसलिए मानव मस्तिष्क के जो भाग हैं दोस्तों वो भी आपको तैयार करने पड़ेंगे और इसका जो मानव मस्तिष्क का चित्र है वो भी आपको अच्छे से बनाना आना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आ जाता है तंत्रिका तंत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इसे जरूर तैयार करना है। यहाँ पर हमारी दोस्तों बायोलॉजी के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो खत्म हो जाते हैं, यानी कि बस आपको इतने ही बायोलॉजी के क्वेश्चन करने हैं। 29 तक आपको बताए हैं, 15वें और 29 ही है दोस्तों, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर ये तैयार करने हैं। उसके बाद दोस्तों आपके चलेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन। फिजिक्स के अंदर पहला आता है दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों 2 नंबर के अंदर इसकी परिभाषा पूछी ही जाती है, आप इसको नहीं छोड़ सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, या प्रकाश के परावर्तन के जो नियम है वो भी आपको यहाँ पर पता होने चाहिए। चलिए दोस्तों आगे के टॉपिक को हम देखते हैं कि आगे के जो हमारे टॉपिक हैं
हैं वो क्या है, आप इतने इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों हमारा जो 31वां टॉपिक है दोस्तों वो है उत्तल अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, यानी कि उत्तल और अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब की स्थितियां बनाते हैं उनकी विशेष स्थान पर जो स्थिति है वो उस स्थिति को पूछ सकता है। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे सीधा आपका 4 नंबर का सीधा एक क्वेश्चन बनता है। उसमें दोस्तों आपको वस्तु की स्थिति बताएगा कि वस्तु को यहाँ पर रखा हुआ है, और दर्पण बता देगा दोस्तों आपको जो भी दर्पण वहाँ पर यूज़ करना है, उत्तल या अवतल। साथ में वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा प्रतिबिंब हमें कहाँ पर मिलेगा, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ सकता है, प्रकृति पूछ सकता है। दोस्तों यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और 100% आप यहाँ से क्वेश्चन मान के चल सकते हैं कि आना ही आना है। उसके बाद आपका अगला है दोस्तों प्रकाश का अपवर्तन। ये भी दोस्तों आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको यहाँ पर ये तैयार करना है, क्योंकि यहाँ पर आपसे प्रकाश का अपवर्तन और साथ में इसके दोस्तों नियम पूछे जाएंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। दोस्तों इसके अंदर स्नेल का नियम आता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। आपका अगला टॉपिक है लेंसों से प्रतिबिंब का निर्माण। ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से अवतल और उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब की स्थितियां बनती हैं उसी तरह से लेंसों से भी प्रतिबिंब जो है उसकी स्थितियां अलग अलग बनती हैं, वो दोस्तों आपसे यहां पर पूछी जा सकती हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला टॉपिक है दोस्तों लेंस की क्षमता और साथ में दोस्तों इसका मात्रक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है दोस्तों, वो भी आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अंदर कि लेंस की क्षमता का मात्रक इनमें से कौन सा है। और साथ में दोस्तों यहाँ पर आपको इसका फॉर्मूला भी याद रखना है जो कि फोकस दूरी और पी के रूप में होता है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है दोस्तों निकट दृष्टि दोष और साथ में दोस्तों दूर दृष्टि दोष। तो दोस्तों इन दोनों टॉपिक से एक क्वेश्चन दोस्तों आपका बनना बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो जाता है, बन जाएगा दोस्तों, इनके बिना पेपर पूरा नहीं होगा। दोस्तों निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष के दोस्तों यहाँ पर अंतर पूछा जा सकता है, साथ ही या फिर दोस्तों अलग अलग पूछेगा। तो पहले पूछेगा दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, उसके कारण क्या है, और फिर उसके उपाय या निवारण पूछ सकता है। उसी तरह से दूर दृष्टि दोष में भी और निकट दृष्टि दोष में भी दोस्तों सेम क्वेश्चन बनता है। दोनों में यदि आप एक अच्छे से तैयार करेंगे तो दूसरे को तैयार करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद दोस्तों आ जाता है मानव नेत्र। दोस्तों मानव नेत्र का सचित्र वर्णन वो पूछेगा आपसे, आपको यहाँ पर इसका सचित्र वर्णन करना है। जिस तरह से मस्तिष्क का करा है वैसे ही यहाँ पर सचित्र वर्णन इसका पूछा जाएगा। इसमें आपसे दोस्तों कॉर्निया, आइरिस, पुतली, इस तरह की जो चीज़ें हैं, जो भी रेटिना जो है वो जो भी आँख के भाग हैं उनके बारे में पूछेगा और साथ में उसका चित्र जो है वो बनवाया जा सकता है। उसके बाद दोस्तों आ जाता है ओम का नियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पर, और ये क्वेश्चन पूछने की प्रबल संभावनाएं हैं कि ओम का नियम किसे कहते हैं और दोस्तों इसके मात्रक क्या है और दोस्तों इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है। उसके बाद आपका अगला आता है दोस्तों विद्युत धारा की यहाँ पर परिभाषा पूछी जा सकती है, इसका फॉर्मूला पूछा जा सकता है और मात्रक इसका दोस्तों आपको जरूर याद रखना है। और साथ में दोस्तों आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि विद्युत धारा को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, ये भी यहाँ पर पूछा जा सकता है। इसी तरह से आता है दोस्तों विद्युत प्रतिरोध किसे कहते हैं। ये दोनों दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, दोनों ही आपको यहाँ पर तैयार करने हैं। दोस्तों मैंने आपको अब तक 40 टॉपिक बताए हैं, 40 टॉपिक में से दोस्तों आप एक भी टॉपिक छोड़कर एग्ज़ाम के लिए नहीं जा सकते। यदि आप इनमें से किसी भी टॉपिक को छोड़कर एग्ज़ाम देने जाते हो तो आप अपना बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हो, क्योंकि इन्हीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। आप दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे के 50 क्वेश्चन हम देखते हैं, आगे के हमारे जो 10 क्वेश्चन है वो क्या हैं, उनको भी हम जल्दी यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या है। दोस्तों अगला टॉपिक है दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता। दोस्तों ये परिभाषा आपसे पूछी जा सकती है कि विशिष्ट प्रतिरोध किसे कहते हैं या प्रतिरोधकता किसे कहते हैं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ये तैयार करना है। छोटी सी डेफिनेशन है और इसका एक फॉर्मूला है, वो आपको यहाँ पर तैयार कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आता है प्रतिरोधों का संयोजन, यानी प्रतिरोधों को हम कितनी प्रकार से संयोजित कर सकते हैं, या फिर प्रतिरोधों का जो संयोजन है दोस्तों वो श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन जो है ये आपसे अलग अलग पूछा जा सकता है कि प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम संयोजन में लगाइए या प्रतिरोधों को समांतर क्रम संयोजन में लगाइए। दोस्तों यहाँ से आपका एक न्यूमेरिकल भी जरूर बनता है, यानी यहाँ से आप एक न्यूमेरिकल मानकर चलिए कि वो आना ही आना है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन दोनों को बहुत ही अच्छे तरह से आपको पढ़ने की जरूरत है और उसके न्यूमेरिकल भी आपको जरूर सोल्व करने हैं। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है चुंबकीय बल रेखाएं। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है चुंबकीय बल रेखाएं, ये दोस्तों आपसे पूछा जा सकता
सकता है, इसलिए आपको ये तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है बायो-सेवर्ट का नियम। दोस्तों यहाँ पर आपका एक नियम ये है बायो-सेवर्ट का नियम, दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इसको तैयार करना है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है फ्लेमिंग के दाएं तथा बाएं हाथ का नियम, यानी फ्लेमिंग के दोनों ही दाएं और बाएं हाथ के नियम आपको तैयार करने हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको तैयार करना है। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम, ये भी आपको दोस्तों तैयार करना है। इन दोनों में से दोस्तों आपको एक क्वेश्चन वहां पर जरूर मिल सकता है, चाहे तो वो आपको फ्लेमिंग के दाएं या बाएं हाथ का नियम पूछ सकता है, या दोस्तों आपसे मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पेंच का नियम पूछ सकता है। तो दोस्तों ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए आप इसको जरूर तैयार करेंगे। उसके बाद आपका अगला टॉपिक है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यानी विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव होता है दोस्तों, उसके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से जानकारी लेनी है और इसको अच्छे से टॉपिक को तैयार करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है दोस्तों फैराडे के नियम, जो फैराडे के नियम है दोस्तों, ये भी आपको तैयार करने हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद आपका अगला टॉपिक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपकी फिजिक्स हो जाती है खत्म, यानी फिजिक्स की बस आपको इतने ही टॉपिक तैयार करने हैं। उसके बाद आ जाता है दोस्तों आपको पर्यावरण वाले एक चैप्टर है दोस्तों, उसके अंदर से आपको करना है ओजोन परत का अपक्षय, यानी ओजोन की परत का जो अपक्षय हो रहा है उसके जो कारण हैं वो क्या है, और साथ ही उसको किस तरह से रोक सकते हैं, वो भी दोस्तों आपसे यहाँ पर पूछ सकता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये यहाँ पर कि ओजोन परत का अपक्षय आपको यहाँ पर पूरी तरह से तैयार करना है। उसके बाद दोस्तों ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो भी आपको यहाँ पर जरूर तैयार करनी है, ऊर्जा के स्रोतों के बारे में सभी आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपके थे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट साइंस के टॉपिक, जिनको आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से तैयार करने की ज़रूरत है। यदि आप इन 50 टॉपिक को तैयार कर लेंगे तो मैं आपको गारंटी लेता हूँ 90+ मार्क्स आप एग्ज़ाम के अंदर गेन करने वाले हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन सभी टॉपिक को आप कैसे और कहाँ से तैयार कर सकते हैं। यदि दोस्तों आपने अभी तक साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी तैयारी नहीं करी है, दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर बोलना चाहता हूँ कि ये 50 टॉपिक मैं आपको यहाँ पर तैयार करवाने वाला हूँ। यदि आपका मुझे साथ मिलेगा तो मैं सभी टॉपिक आपको यूट्यूब चैनल पर फ्री में और साथ में इन टॉपिक्स के हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। बस आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको इन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए या नहीं। दोस्तों ये 50 के 50 टॉपिक हम वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे और बहुत ही आसानी से एक एक टॉपिक को समझते चलेंगे और सभी टॉपिक को तैयार करेंगे। तो चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो के अंदर जो बताया गया है वो आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो यदि आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की वीडियोस आपको हमारे चैनल पर लगातार मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इस तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।